नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने मंगलवार यानी कि आज ये फैसला सुनाया। साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे। यह कमेटी मामले की मध्यस्थता नहीं बल्कि समाधान निकालने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घनवत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद के जोशी शामिल हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून पारित होने से पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो अगले आदेश तक जारी रहेगा। कोर्ट ने गठित कमेटी से कहा है कि वो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दे। शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति सरकार के साथ साथ किसान संगठनों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को सुनने के बाद इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट में कमेटी की सिफारिश होंगी। ये काम 2 महीने में पूरा किया जाना है। पहली बैठक आज से 10 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। उधर क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रमुख दर्शन पाल ने कहा, हमने कल देर रात प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि हम मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। हम ये आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के कंधों से भार हटाने के लिए उसके जरिए कमेटी बनाएगा। तो किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। अब इस मामले पर किसान नेता, पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया सुनिए। कमेटी बना है, उस कमेटी को तो रात ही हमने प्रेस नोट देके उसको रद्द कर दिया था। एक्चुअली कमेटी बनाने का मतलब ये है कि सरकार एक चीज को डाइवर्ट कर रही है, डेविएट कर रही है, और दूसरा हमारे जो लोगों में कंफ्यूजन डाल रही है। लोगों का गुस्सा, लोगों का शार्पनेस ऑफ माइंड, यूनिटी जो वो चला जाता है। अगर हम उसको मान लेते तो हमारे संघर्ष को एकदम उसमें दिक्कत आती है। और सरकार है, दिल्ली में हम बैठे हैं, गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पार्लियामेंट है, वो डायरेक्टली हमसे बात करें, वो चीज़ों को हल करें, इसलिए हमने उसको रद्द कर दिया। जो मेंबर्स जो रखे गए हैं आपकी तरफ समर्थन में लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं, आर्टिकल लिखते हैं। गुलाटी जी हैं, जैसे भूपिंदर मान है, वो ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर में ये जो रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं, वो उसको रिफॉर्म लाने वालों मेन थ्योरिटिशियन है। सरकार के साथ बातचीत जारी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ग्लास आधा भरा और आधा खाली होने के बराबर है। आधा भरा इस तरह कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर ने भाजपा के किसान विरोधी और तानाशाही चेहरे पे एक बहुत करारा कानूनी तमाचा मारा है, और दूसरी तरफ जो ये 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है किसानों की समस्या का समाधान निकालने की, वो कमेटी के सारे ही मेंबरान और 3 स्पष्ट तौर से काले कानून की वापसी के खिलाफ हैं। तो क्या इंसाफ इन कानूनों को, किसानों को इंसाफ मिलेगा उन सदस्यों से जिन्होंने पहले से ही मन बनाया हुआ है और फैसला लिया हुआ है कि कानून वापस नहीं होने चाहिए? तो हमें अब उम्मीद है, जो किसानों की एक मांग है कि काले कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी का हक हमारे हाथ में रख, वो मांग स्वीकार होनी चाहिए ताकि किसान अपने घर खुशी से अपने घर वापस पहुंच सके। ऐसा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। हम तो चाहते थे कि ये कानून यथावत रहे, होल्ड नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो ये कमेटी बनी है, उस कमेटी के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश के जो किसान हैं उनकी भी राय ली जाएगी, एक्सपर्ट है जो इस एग्रीकल्चर के अंदर उनकी भी राय होगी, और जो अगला जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो निश्चित रूप से इस रिपोर्ट के आधार पर आएगा। तो मुझे ये विश्वास है कि निश्चित रूप से इन कानूनों के अंदर जो किसानों के हित के हैं उन बातों को ध्यान में रखकर ये किया जाएगा। और इस बात का हम पहले ही कह रहे थे किसान यूनियन के लोगों से कि वार्ता से ही इसका समाधान निकल सकता है। तो निश्चित रूप से संवाद बढ़ेगा और आज इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया।
और चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी से राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी सुनवाई हुई है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? हालांकि आपको मैं एक बात और बता दूं, संयुक्त किसान मोर्चा की आज प्रेस वार्ता हुई थी और उन्होंने साफ तौर पर ये कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया है। देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया है उसमें कृषि कानून से संबंधित किसी त्रुटि के बारे में बातचीत नहीं की गई है और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है कि वो किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है और उसने जो तत्काल रोक लगाई है उस पे इस बात का जिक्र किया गया है कि इसमें अगर कोई त्रुटि होती है या किसी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो उसका समाधान निकालने के लिए। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया, सरकार को इस चीज के लिए चिन्हित किया, तो मैं आपको थोड़ा सा आपकी मैं मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपसे जरा बोलना चाहूंगा क्योंकि फिलहाल ये चीज स्पष्ट नहीं है कि कानून को अमल पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, उसका जो भी फैसला हो वो इतना ख्याल जरूर रखना चाहिए कि जिससे लोगों को यह स्पष्ट संदेश जाए कि सड़कों पे उतरकर किसी भी कानून को बदलाव करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो आने समय में दिल्ली में 10-20 हजार की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और बहुत सारी कानून को परिवर्तन करने के लिए, कानून वापस करने की मांग करेंगे। और माननीय उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायपालिका को ऐसी किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए जिससे विधायिका और कार्यपालिका के फैसले को विसंगतियों को दूर करने के नाम पर आधिकारिक तौर पे कटौती की जाए। तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका हम समर्थन करते हैं और किसी भी प्रकार से किसान बिल को क्या खामियां हैं इसके लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट एडवाइजरी दे सकता है कि इस प्रकार की आप परिवर्तन कीजिए जिससे इस कानून का जो विरोध चल रहा है ये रुक जाए। लेकिन ऐसे न्यायपालिका ने इस प्रकार के किसी प्रभाव को नहीं किया क्योंकि वो भी इस चीज को मानती है कि कानून सही है लेकिन उसको लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई जरूर उत्पन्न हो सकती है। जी ठीक है प्रियंका जी, जयवीर शेरगिल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया है वो गिलास के आधा खाली होने और आधा भरे जैसा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार की मंशा क्या है इस बिल को लेकर। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो है टिप्पणी कर दी है तो कम से कम सरकार को अब थोड़ा सा जो है अपने हृदय को द्रवित करना चाहिए और किसानों के प्रति उनको सम्मान देना चाहिए और उनकी मांगों को मानना चाहिए। जिस तरह आप देखिए इस ठंड के मौसम में जो किसान हैं, बुजुर्ग हैं, उसके साथ में महिलाएं हैं, वो सभी वहाँ पर मौजूद हैं। 60 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है और सरकार अभी भी गूंगी, बहरी और अंधी बनी हुई है। आप ये देखिए कि इससे पहले जो है कि किसानों से कितनी दौर की वार्ता कर चुके हैं, ये 8 से 9 दौर की वार्ता कर चुके हैं, पर जाने में असंभव कि किसानों की जो है ये बिल किस तरह से उनके लिए हित। आप ये बताइए कि किसानों को जिस बिल की जरूरत नहीं है उस पर थोपने का क्या मकसद है, और वो भी जबरदस्ती। आप ये भी नहीं समझा पा रहे हैं कि फायदे क्या हैं। और सबसे पहले तो आपने कहा कि ये बिल बहुत अच्छा है, उसके बाद आप इसमें संशोधन करने को भी तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है। जब आप बिल बनाते हैं तो किसानों से किसी तरह की वार्तालाप नहीं करते। इसकी ये भी टिप्पणी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है। तो मैं समझती हूँ कि हर तरह से ये बिल सरकार जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपना चाहती है, और वो भी सिर्फ अपने चंद मित्रों के फायदे के लिए। ठीक है, उसके लिए कमेटी बनाने का आज फैसला ले लिया गया है। प्रियंका जी, अब ये तो न्यायपालिका को ही देखना होगा कि वाकई में ये कानून थोपे जा रहे हैं, इनमें क्या कमियां और क्या खामियां हैं। मसले पर बहस लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸਤਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन पर हुई सुप्रीम सुनवाई पर हम बातचीत कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपका रुख करना चाहेंगे, आप जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि उन्होंने मैनिफेस्टो में भी इस चीज का जिक्र किया था, इस बिल का जिक्र किया था कि वो इस प्रकार का बिल्कुल नहीं है। और जहां तक यहाँ बिल की फायदे की बात है, नुकसान की बात है, ये हमारी सेकेंडरी चीज है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने इस बिल को लाने की प्रस्ताव को रखा था तो आप इस चीज से मुकर कैसे सकते हैं? खुद कांग्रेस द्वारा शासित प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है। खुद कैप्टन अमरिंदर जी जाकर फीता काटते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, वहां किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं की जा सकती है। और रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी का निर्धारण किस पैमाने पे होता है, आप एक बार माननीय प्रवक्ता महोदया से आप पूछिए। और दूसरा एक चीज कि इसकी नुकसान क्या है वो मुझे बताएं, मैं फायदे आपको गिना दूंगा। और जिस प्रकार से बनाने की बात हो रही है और इन्होंने जो आरोप हम पे लगाए हैं, ये आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता रहता है, तो मुझे इस बात का ये स्पष्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट जब अब आपके बीच में आया है तो इसमें अब कमी कहाँ है? ठीक है, आपको सर्वोच्च न्यायालय की भी बात को नहीं मानना है, आपको किसानों को भी बरगलाना है, तो कोई एक ही चीज हो सकता है। और 600 संगठन में मात्र 540 संगठन जो है वो बिल के फेवर में है और 40 संगठन जो है वो बिल के विरोध में है। और जितने भी विरोधें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और थोड़ी मोड़ी हरियाणा में हो रही है, जबकि महाराष्ट्र गैर भाजपा शासित प्रदेश है, वहां पे इस बिल का लोग उपयोग कर रहे हैं अपने फायदे के हिसाब से, और एमपी भी में हो रहा है। तो आप पूछिए और मुझे भी स्पष्ट कीजिए कि बिल में खामियां कहाँ हैं। ठीक है, तो प्रियंका मुझे जी भी से पता ले लेते हैं चले। जवाब। जी बोलिए प्रियंका जी। देखिए, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आप मुझे सवाल करें तो मैं जवाब दे। वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं। वो सबसे पहले तो यही बोल रहे हैं कि प्रवक्ता से पूछे कि इनमें कहाँ कमियां हैं और कहाँ नुकसान हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र जो कि बीजेपी का राज्य भी नहीं है, वहां पर इस कानून का जमकर उपयोग किया जा रहा है फायदे के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को समझाने से बेहतर है कि आप वहां जो किसान बैठे हैं आप उनको समझाएं, इस देश के किसानों को समझा पाए, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनको आप समझा पाए, और बल्कि पूरे देश के किसानों को आप समझा पाए। तो मैं समझती हूँ ये ज्यादा जरूरी है, ना कि आप कांग्रेस पार्टी से सवाल कर ले उल्टा। देखिए, सत्ता में आप बैठे हैं, किसान बिल आपने बनाया है और समझा आप नहीं पा रहे हैं, और सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। ये इस पार्टी की और इस सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है कि उनकी बनाए हुए बिल में कोई कमी है। ये चाहते हैं कि हम तानाशाह की तरह कोई भी बिल बनाएं और लोग चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लें। पर आज जब किसान विरोधी हो चुका है, जब किसान सड़कों पर बैठा हुआ है ठंड में, और आप समझिए कि उसके ऊपर पानी की बौछार, उसके ऊपर गड्ढे खोदे गए कि वो आगे ना बढ़ पाए, तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ही देश में अपने ही किसान जो आपको रोटी देता है, हमको रोटी देता है, इस पूरे देश को रोटी देता है। इस बात पे तो देखिए मैं भी कहना चाहूंगी, बीजेपी बार बार अपील करती रही कि कम से कम महिलाओं और बुजुर्ग बच्चों को जाने दें, उनको वापस घर भेज दें। सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी कर दी और ये किसान संगठनों से पूछा है, फटकार लगाई है कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों का क्या काम है इस आंदोलन में? अब कोई भेजना ही नहीं चाह रहा है। अब अगर जबरदस्ती उठा के भेजेंगे तो भी दिक्कत है, तो आप ही उठ के आ जाएंगे कि देखिए कैसे जबरदस्ती कर रहे हैं। महिलाएं कभी भी आंदोलन में पीछे नहीं रही हैं। इस देश की प्रथा रही है कि ये फेमिनिज्म वाली बात नहीं है प्रियंका जी, यहाँ पे कोई फेमिनिज्म पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। मैं बस ये बात कह रही हूँ कि जब हम जान रहे हैं कि सेंसिटिव है तो उसे हमें भी समझना होगा, इन किसान संगठनों को भी समझना होगा। समझने की कोशिश करिए, जिस किसान को अपने खेतों में होना चाहिए था, अपना काम करना चाहिए था, वो आज ठंडी में बैठा हुआ है बिना छत के। आप समझिए, पानी बरस रहा है और वो वहां पे बैठा हुआ है अपने परिवार को लेकर। करती क्यों नहीं है कांग्रेस अपील कि वापस जाइए अपने घर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए, अपील कीजिए ना। आप एक अच्छे विपक्षी दल होने का फर्ज निभाइए और इस देश की सरकार के लिए। बोलिए राहुल जी। जी, अब मैं थोड़ा सा आपको ले चलूंगा पीछे की तरफ। जब बिल बना था तो उस समय जब चर्चा के लिए जब बुलाया गया था तो इनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी उपस्थित नहीं हुए थे सदन में। दूसरा, सरकार ने 177 लाख मैट्रिक टन खरीदारी का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 95% अनाज की खरीदारी सिर्फ पंजाब से की गई है। अब आप बताइए, पंजाब के लोग ही वहां आंदोलन पर बैठे हैं और
पूरे खरीदारी का 100% लक्ष्य में लगभग 66% का लक्ष्य पंजाब से हासिल किया गया है। और सरकार ने खरीदारी के जो सेंटर हैं उसको भी बढ़ाया गया है। लगभग 64,000 के आसपास के खरीदारी सेंटर बनाए गए हैं। और प्रवक्ता महोदय ने हमें कुछ बहुत ही तार्किक जवाब नहीं दिया। पहले किसानों पहले बिल में संशोधन की मांग करते थे, सरकार संशोधन को तैयार हो गई। फिर उन्होंने मांग किया कि बिल को रद्द की जाए, तो सरकार ने पहले दिन से ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर आपकी जो तार्किक मांगे होंगी उसको हम मानेंगे, अतार्किक मांगों को हम नहीं मानेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब बातें होती हैं तो वो स्वस्थ वातावरण में बातें जरूर होती है, लेकिन वो बन नहीं पाती है। लेकिन जो भी इन्होंने 4 डिमांड रखे थे सरकार के पास, सरकार ने 2 डिमांड को फुलफिल किया है। और तीसरे डिमांड पे ये इन्होंने जब एमएसपी की लिखित गारंटी मांगी थी, सरकार ने लिखित गारंटी भी दे दी। और मैं एमएसपी की राहुल जी गारंटी देखिए, जिन 4 में से 2 मांगे मानी गई हैं वो तो बहुत इजी थी, वो तो इजीली मानी जाने वाली ही थी। बात तो वो उन्हीं 2 मांगों पर अटक रही थी ना, जहां पर अभी भी अटकी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं राहुल जी, फौरन आपके पास ही लौटेंगे, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 70,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिना वक्त जाया किए सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राहुल जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। खरीदारी के लक्ष्य पे अब मैं आपको बिल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। बिल के जो फायदे, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बताऊं। जी बोलिए सर, बोलिए। देखिए, एपीएमसी की जो बात थी वो बरकरार रहेगी। इस पे सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है। नए बिल में अंतरराज्यीय व्यापार को प्रोत्साहित करने की प्रणाली है, जिससे किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने अनाज को बेच सकेंगे। वर्तमान एपीएमसी की ओर से विभिन्न वस्तुओं पे 1 से 10% का कर लगता था, जो अब नहीं लगेगा। ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके को फायदे पहुंचाने के पक्ष में है। और बताता हूँ, एपीएमसी टैक्स का भुगतान नहीं होगा, इसलिए दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहले किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अनुबंधित करने के लिए किसी के भी साथ स्वतंत्र हैं और वो अपने नियम के अनुसार वो साझेदारी कर सकते हैं। इसमें कोई किसी का खेत नहीं लेगा, कोई किसी का जमीन नहीं लेगा। इस चीज को मार्क करने वाली बात है। और मैं बताता हूं आपको, वर्तमान में किसान सरकार की ओर से निर्धारित दरों पर निर्भर है, लेकिन नए आदेश में किसान बड़े व्यापारियों के साथ अपने स्वेच्छा के अनुसार रेट तय कर सकेंगे। प्रत्येक राज्य में कृषि और खरीद के लिए अलग अलग कानून है, लेकिन अब एक समान कानून लागू होगा। नए बिल में
जो पहले के बिचौलिया जो बैठे रहते थे मंडियों में, उनके पास एक लाइसेंस होता था जिसके तहत से वो लोगों से खरीदते थे। अब पैन नंबर के आधार पे आप अपने माल को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो इसमें नुकसान कहाँ है? मुझे आप एक नुकसान गिना दीजिए, मैंने आपको 10 फायदे बता दिए। ठीक, मैं आपको आता हूँ। एमएसपी की जो प्रणाली है वो तय की जाती है, आपको उससे सरकार को नुकसान होता है, लेकिन सरकार वो लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार है। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अगर देखा जाए, अगर आपने किसी चीज को 1888 रुपए के रेट पे खरीदा और कल के डेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसका अगर वैल्यू कम होगा तो इसमें सरकार लॉस में है। फिर भी सरकार आपके साथ खड़ी है और सरकार सशक्त बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों के साथ खड़ी है। इस बात को किसान संगठनों को समझना होगा और गांठ बांधना होगा। जिस प्रकार से कंफ्यूज हैं किसान संगठन, उनको अपने कंफ्यूजन को दूर करना होगा। हमने आपको 10 फायदे बताए, बस प्रवक्ता महोदय मुझे एक नुकसान गिनाकर दिखा दें। वो एमएसपी पर बात कर लेंगे, प्रियंका जी से पूछ लेते हैं। प्रियंका जी वो कह रहे हैं कि बस एक नुकसान गिना दीजिए, वो आपकी पार्टी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, बस वो ये कह रहे हैं कि एक नुकसान गिना दीजिए। देखिए, वास्तविकता ये है कि ये नुकसान गिनाने के लिए अगर आप 7-8 दौर की 9 दौर की वार्ता कर चुके हैं, उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये आपकी कम बुद्धि की बात करें या हम क्या कहें। आप ये देखिए कि किसान कितनी बार कह चुका है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ नहीं जाना चाहते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मकसद क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मकसद ये है कि जो किसान है वो एक मजदूर बनकर रह जाए और जो मालिक है वो बन जाए सिर्फ बड़े बिजनेसमैन, जो उसमें जो है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएंगे। और आप देखिए भंडारण का इन्होंने जो पूरा एक होता है कि इन्होंने यही हटा दिया कि आप कितना भंडारण कर सकते हैं, उस पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई ये नहीं है कि आप कितना करेंगे, आप कितना में भंडारण कर सकते हैं, आपको कोई जवाबदेही नहीं। आप समझिए कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आम जनमानस के ऊपर। वो आप और हम समझते हैं, एक आम आदमी समझता है, बट सरकार नहीं समझ रही। ये पहले से पता है कि जब भी मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसके दाम बढ़ते हैं। और बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन कोई आपको जो है समाज सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है। बिजनेसमैन क्या करेगा? वो तो चाहेगा हमने जो फसल 2 रुपए की खरीदी है कि हम उसको 200 रुपए की बेचे, तो उसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करेगा। आप ये बताइए कि आप एमएसपी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। एमएसपी डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसमें आपके बिजनेसमैन दोस्तों का नुकसान, वरना आप एक छोटी सी चीज मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं? जब आप किसानों का भला करने के लिए उतरे हैं तो जो किसान मांग रहा है आप उसको दे दीजिए। नहीं, एमएसपी पर तो बात बनती नजर आ रही थी ना प्रियंका जी। लिखित में गारंटी चाह रहा था किसान, लिखित में गारंटी दी जा रही थी। बात तो यहाँ आकर अटक गई कि नहीं आप तो कानून भाई साहब रद्द कीजिए, इससे कम पे हम मानेंगे नहीं। अगर गारंटी देने की बात कह रहे होते, शुरुआत से इन्होंने एमएसपी पे यही कहा कि एमएसपी रहेगी, पर कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। आप मान के चलिए, इससे पहले भी कई तरह के जुमले बोले गए। इन्होंने ये कहा कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, परंतु कहाँ है? आप ये बताइए, आपने कहा नोटबंदी के ये फायदे होंगे, नोटबंदी का कोई फायदा नजर नहीं आया। कभी आप कहते हैं कोरोना की वैक्सीन आप फ्री में देंगे, लेकिन बात ये है ना प्रियंका जी, विश्वास किसी पर तो करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं है, सरकार पर तो चलो नहीं है, समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट पर आपको विश्वास नहीं रहा, अगर किसी पर ही किसान संगठन विश्वास नहीं करेंगे तो बात वही है ना, हमें समस्या का समाधान निकालना है या इसे रबड़ की तरह खींचना है। समाधान पर तो हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। सरकार की मान ली लाख गलतियां हैं, एक के बाद एक वार्ता के इतने दौर चलाए गए, सरकार बिल्कुल ना समझ बनकर बैठी रही और किसान संगठनों को समझा ही नहीं पाई। अब सुप्रीम कोर्ट जब पैरवी कर रहा है बीच में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है तो अब हमें उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। अगर हम उनकी बात भी नहीं मानेंगे फिर तो कैसे समस्या का समाधान निकलेगा? ऑलरेडी किसान बिल को समर्थन दे चुके हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ जो ऑलरेडी खुल करके आप न्यूज़पेपर में अपने कमेंट दे चुके हैं, जो किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो कमेटी में है, तो उससे क्या सॉल्व होना है वो भगवान ही जानता है। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिले हुए आप ही कहना चाह रही हैं? किसान रोड से बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं और ये बिल्कुल अपना जो हक लिए बिना नहीं जाने वाले हैं, ये सरकार को समझ लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह के बयानों से तो वो वाकई में नहीं जाने वाले हैं। बोलिए राहुल जी। देखिए, जब विपक्ष सकारात्मक भूमिका में होता है तो उनके साथ बातों को करने में मजा आता है। और अभी जिस प्रकार से कांग्रेस का स्टैंड रहा है कि किसान तो पीछे हटेंगे, तो इस प्रकार के बयान से, ये भड़काऊ बयान है, इस बयान से आपको बचना चाहिए।
और जो एमएसपी की जो लिखित गारंटी है, तो आपको मैं याद दिला दूं कि अभी पूरे देश में 16 फसलों पे लिखित गारंटी एमएसपी का प्रावधान था, लेकिन अब सरकार उसको लिखित गारंटी भी देगी, जिससे सरकार को आने वाले समय में नुकसान भी हो सकता है। और जब एमएसपी का जब निर्धारण किया गया था तो वो 1964 में बनाया गया था, और उसके ऊपर फसल माफ कीजिएगा, अनाज को किस प्रकार से स्टोर करना है इसकी प्रणाली पर चर्चा की जा रही थी। और ये जो नया बिल आया, इस पे प्राइवेट सेक्टर जब आएंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट से एक तो खेती भी बढ़ेगा, आधुनिक तरीके से खेती भी की जाएगी, दूसरा अनाज को रख रखाव के लिए भी आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और किसान भाइयों से पहले तो आप लोगों को इस चीज को समझना होगा कि आप मांग क्या रहे हैं। क्या आप अपने मैनिफेस्टो से इस बिल को वापस लेने का प्रावधान निकालेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बिल के बारे में जिक्र किया था। हमने तो कांग्रेस के ही काम को सुचारू रूप से पहुंचाया है, बस कहीं ना कहीं एक एजेंडा है कि मोदी सरकार का विरोध करना है किसी भी प्रकार से। जो लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसे दिए जाते थे और बीच के बिचौलियों को खत्म कर दिया गया, बीच के बिचौलियों को खत्म कर दिया, मैं रिपीट कर रहा हूं। और एक एक व्यक्ति तक ये सुविधा उपलब्ध हो पाई है। अगर आप सरकार का डाटा भी निकालेंगे, चाहे वो किसी प्रकार की सुविधा दे रही हो, वो किसानों के अकाउंट में जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता का माहौल आया है। और इस बात को तो मानना होगा कि अभी विपक्ष जो भी एजेंडा चला ले, वो अभी सकारात्मक भूमिका में आने में उनको अभी समय लगेगा। और मैं महोदया का और मैं बातों का जवाब देना चाहूंगा कि जो सरकार को ये कह रही है कि ये अंधी सरकार है, तो 8 बार के दौर वार्ता में और केवल 40 संगठन के मांग पे आप पूरे देश आपको नहीं रख सकते, क्योंकि पूरा देश कानून के साथ खड़ा है। और अब तो मध्यस्थता करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी आपके सामने आ चुका है, तो कम से कम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना होगा। और मैं एक बार पुनः आपकी बात को रिपीट करता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल में किसी खामी को नहीं बताया है, बस उसको रोका है कि हम पहले इसमें त्रुटि देखेंगे क्या है नहीं है, फिर हम आगे का निर्णय लेंगे। जी बिल्कुल, और अब उम्मीद यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही सही पर कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा, क्योंकि आप अनिश्चितकालीन के लिए कैसे हड़ताल पर बैठ सकते हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि किसान चाहें तो अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं, लेकिन काफी नुकसान पहले से ही हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों की जान जा रही है। तो ये बात सरकार को भी समझनी होगी, तो किसान संगठनों को भी समझनी होगी और विपक्ष को भी समझनी होगी, तभी जाकर एक सकारात्मक माहौल बन सकेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो सुप्रीम सुनवाई आज किसान आंदोलन के मसले पर कोर्ट में हुई है और तमाम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। सबसे बड़ी बात यही है कि अगले आदेश तक के लिए क्रियान्वयन पर, इन कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है और कमेटी का गठन कर दिया गया है। देखने की बात रहेगी कि इस मसले में आगे क्या कुछ नया मोड़ आता है। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में इतना ही। नमस्कार।